नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कांग्रेस ने जैसे शाम के वीडियो में मैंने बताया था कि भले ही असम में ढिलाई दे दी हो, असम की लड़ाई को थोड़ा सा फिलहाल है ढीला छोड़ दिया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर कांग्रेस ने देरी से सही लेकिन कुछ सही चीज़ें की है। कांग्रेस ने सबसे देरी से पश्चिम बंगाल के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 284 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों को लेकर सिलेक्शन मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हुआ है, समीकरण बहुत अच्छे बैठे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि अगर कांग्रेस ने कहीं दो ढाई साल पहले पश्चिम बंगाल को लेकर फैसला ले लिया होता तो शायद आज कांग्रेस एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर सकती थी। वहाँ पर थर्ड ऑप्शन को लेकर कांग्रेस को कंसीडर किया जा सकता था। अभी हालांकि लग रहा है कि कांग्रेस अपनी प्रेजेंस मार्क करवाना चाहती है, मेनली इस चीज़ को है। अब आप देखिए किस स्क्रीन पे है कि जो 284 कैंडिडेट अनाउंस किए हैं कांग्रेस ने, उसमें SC 68, ST 16, OBC 57, महिला 39 और मुस्लिम 63 उम्मीदवार और जनरल कैटेगरी के 41 उम्मीदवार। यानी अगर आप टोटलिटी में देखोगे तो 284 में से 70% आपको लगेगा जैसे जो आरक्षित वर्ग है उनके लोगों को उतारा है। तो कांग्रेस ने यहाँ पर सब कुछ साधने की कोशिश की है। जो कांग्रेस के अपने वादे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की, जिसमें दलितों को रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई है, OBCs को बढ़ाई है, ST को बढ़ाई है, महिलाओं की बढ़ाई है, सबसे बड़ी बात है, और इन माइनॉरिटीज़ को 63 माइनॉरिटी कैंडिडेट, जनरल वाले सिर्फ 41 है। तो इससे आप आइडिया लगाए कि राहुल गांधी की जो राजनीति है, दलित OBC राजनीति, उसको आगे बढ़ाने की एक शुरुआत की है। ये शुरुआत आपको असम में, केरल में या पौडीचेरी में भी नहीं दिखाई दी, जो तमिलनाडु में, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने कोशिश की है। ये तो हुई समीकरण की बात। एक चीज़ और बहुत अच्छी कांग्रेस ने की है कि कांग्रेस ने भले ही ये जानते हुए भी कि भाई अभी कुछ जनाधार नहीं है, अभी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसके बावजूद अपने बड़े बड़े नेता, तुर्रम खान जिनको आप कह सकते हो राजनीति में, वो सब मैदान में उतारे हैं। अब आप सोचिए, एक टाइम पे लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल निभाने वाले अधीर रंजन चौधरी को विधानसभा चुनाव उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ाया जा रहा है। अभी हाल ही में TMC छोड़कर कांग्रेस में वापस लौटी मौसम नूर को भी मैदान में उतारा है। और इस तरह से बहुत कई चेहरे ऐसे हैं जो मीडिया पैनलिस्ट है, स्पोक्स पर्सन है, बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में। उन सब को टेस्टिंग के तौर पर मैदान में उतार दिया है, कि पानी में उतार दिया है कि अब आप तैरिए और तैरना सीखिए। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त कदम कांग्रेस ने उठाया है, और ये लोग जिनको उतारा गया है ये भी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। मैं पार्टी की एक फौज हूँ, पार्टी की आला कमान की तरफ से ये हिदायत दिए गए थे कि बंगाल में जो सीनियर लीडर्स है सारे चुनाव में उतरे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उतरूं। पार्टी की आदेश और हिदायत की मुताबिक मुझे लगा कि जब जोखिम हालात होते हैं तब खुद को पार्टी की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए जमीन पे उतरना एक धर्म होते हैं, मान लीजिए कि राजनीतिक धर्म होते हैं। तो मैं इसलिए पार्टी की हिदायत को मानते हुए चुनाव में मैं भाग लेने, शिरकत करना चाहते थे, और एक उम्मीदवार की हैसियत से मैं उतरने की तैयारी भी कर रहा हूँ। कि कोई भी इलेक्शन इजी नहीं होता है, हम लोग को परिश्रम करना पड़ेगा, वो हम लोग करेंगे। पर कॉन्फिडेंस भी है कि कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि वहाँ पे मैं 2 टर्म MP भी थी। वहाँ के लोगों के साथ एक संपर्क हुआ है, परिवार का जैसे एक संपर्क है। हम लोग बहुत सालों से उनके साथ एक रिलेशन है, और उनका जो प्यार, जो उम्मीद हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि मालदा में मैक्सिमम सीट हम लोग जीत पाए। और डेफिनेटली मालतीपुर में तो मेरा स्पेशल फोकस रहेगा कि ये सीट हम लोग कांग्रेस के लिए जीत पाए। देखिए, जो शाम के वीडियो में बात जिक्र कर रहा था कि कोशिश करना ज़रूरी है,
कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन कहीं तो कोई कामयाबी मिलेगी। इस बार कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कोशिश कर रही है, भले ही वोट प्रतिशत बढ़े, भले ही 0.1% वोट प्रतिशत बढ़े, लेकिन एक रास्ता दिखेगा। वोट प्रतिशत मैं कहता हूं कम भी हुआ तो भी कांग्रेस को एक रास्ता दिखेगा कि हम गलत कहां पर हैं। लेकिन हर कोशिश में कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाई देता है। कोशिश करना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो दिक्कत थी। और कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत अब तक यही थी कि कांग्रेस कोशिश ही नहीं करती थी। पश्चिम बंगाल को सदियों हो गए, याद भी नहीं होगा आपको कि कब कांग्रेस ने कंसिडर किया था पश्चिम बंगाल को। यूं लगता है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के मानचित्र से ही हट गया था, लेकिन अब इस बार कोशिश करी। उड़ीसा कभी कांग्रेस का नामो निशान नहीं सुन रहा था, कांग्रेस क्या करी उड़ीसा में कोई नहीं दिख रही थी, लेकिन आज की डेट में कांग्रेस वहां पर वर्चुअली, मतलब नंबर वाइज तो नहीं, पर देखने में यूं लगता है कि मेन ऑपोजिशन पार्टी का रोल कांग्रेस अदा कर रही है। आंध्र प्रदेश में एक वक्त में कांग्रेस का राज हुआ करता था, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में कहीं पिस गई। अब फिर से शर्मिला रेड्डी वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश है, कामयाब होगी। कोशिश कामयाब कैसे होती है, रेवंत रेड्डी से पूछे। तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में कौन थी? तेलंगाना बनाया कांग्रेस ने, लेकिन वहाँ बीआरएस राज करती थी, ओपोनेंट हो गई थी बीजेपी। लेकिन कोशिश की ना कांग्रेस ने, एक ट्राई की। ट्राई करने का नतीजा आपके सामने है कि ट्राई करके आज वहाँ सत्ता में है। इसी तरह से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे मैंने एक दिन पहले भी वीडियो में कहा था आपको कि कुछ है, ये तो तय है कि अब अगर आप नोटिस करोगे तो अखिलेश यादव के सुर भी बदले हुए हैं। आजकल अखिलेश यादव के सुर बिल्कुल बदल गए हैं। न समाजवादी पार्टी के कोई और नेता कोई बड़बोला बयान नहीं दे रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जिनके साथ होते हैं उनके साथ ही रहते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। इसका मतलब वो जो पहले कांग्रेस को धुतकारने वाली बिहार चुनाव के बाद एक रणनीति अपना ली थी समाजवादी पार्टी ने, उससे कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। क्योंकि कांग्रेस अंदर खाने में बहुत तरीके से बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारे काम कर रही है। चुपचाप ग्राउंड में काम किया जा रहा है, नेता लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अखिलेश यादव को एक बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस चुपचाप से मायावती का वोट अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। चेहरे भी मायावती के बहुत सारे कांग्रेस के पास है, लेकिन सिर्फ चेहरों से वोट ट्रांसफर नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। और कांग्रेस गुपचुप तरीके से ये काम कर रही है। जैसे उस दिन मैंने बताया था ना कि एक नेता को अयोध्या भेजा तो दूसरे नेता को मुस्लिम नेता के यहाँ पर भेजा। ये एक तरह की रणनीति जो है वह यूपी में बनाई जा रही, क्योंकि यूपी का बिगुल बच चुका है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। 1 साल बचा है अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अगले साल होने। ये बिगुल कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस के लिए एक और बिगुल बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब में 27 में चुनाव है, और पंजाब हासिल करना उतना ही ज़रूरी है जितना केरल में फिर चीज़ें आसान थी। हालांकि पंजाब में भी कांग्रेस को एज है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना केरल में था। तो अगर केरल में कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है तो पंजाब में अभी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी राजनीति अपने गुरु मोदी जी से ही सीखते हैं। जो मोदी करते हैं वो सारी चीज़ें केजरीवाल बहुत आसानी से कर जाते हैं। बहुत तरह के कार्ड, बहुत तरह की राजनीति, बहुत तरह के जुगाड़, सब कुछ कर लेती है बीजेपी, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की तरह। इसलिए पंजाब का बिगुल उत्तर प्रदेश के साथ बजाना बेहद ज़रूरी है। और उम्मीद कैसे बनती है, शुरुआत अच्छी कैसे की जाती है और कैसे जज्बे के साथ लड़ा जाता है, ये सीखे पश्चिम बंगाल से, जहाँ अच्छी शुरुआत की। और जो नहीं करना है, जिससे बचना है, वो सीखे असम से कि किस तरह से असम को छोड़ दिया वैसे नहीं छोड़ना है। अभी कांग्रेस करेगी, मुझे मालूम है। असम राहुल गांधी भी जाएंगे, प्रियंका गांधी भी जाएंगी, सब जाएंगी, लेकिन देर कर दी बस। अब असम वाले लोग ये ना कह दें कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब तो महफिल लूट रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।